जहां अमित शाह एक बार फिर से एमपी के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं और यहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक भी अमित शाह करते नजर आएंगे। तो 1 अक्टूबर को अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर और मिशन एमपी पर एक बार फिर से अमित शाह देखे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ में करेंगे। 1 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा देखा जाएगा, जहां पीएम मोदी मध्य प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ में होगी और इस बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम रणनीति बन सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता मनोज राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, इससे पहले कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे करें, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। बड़ी बैठक बीजेपी के साथ। जी बिल्कुल नैन्सी, लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी की तरफ से दिल्ली के जितने भी बड़े नेता हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हो, ये तमाम बड़े नाम जो हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की नजर बनाए हुए। यही कारण है कि फिर एक बार फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव की आगामी तैयारी और फीडबैक लेने का काम करेंगे और संगठन की एक बड़ी बैठक भी वो लेंगे। इसके बाद एमपी में क्योंकि चुनाव अभियान लगातार बीजेपी का जारी है, ऐसे में धार भी जाएंगे। जो जानकारी अभी फिलहाल मिली है, सुबह 11:30 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे वो रुकेंगे। तमाम जो टिकट को लेके जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुए उस पर भी चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं से लेके जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। जो अगली सूची में जो प्रत्याशियों के नाम जो प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा केंद्रीय चुनाव समिति को दिए गए हैं या फिर जिन पर चर्चा हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं गहन मंथन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है बीजेपी ने 79 सीटों पे जो है अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। तो ये तमाम जो सीटें थी, इनमें 3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के सामने हार मिली थी। लेकिन एक बड़ा दाव खेलते हुए बड़े चेहरों को, केंद्रीय मंत्रियों को, संगठन के बड़े पदाधिकारियों को, सांसदों को उतारने का काम किया है। तो अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरी सूची में बड़े नाम देखने को मिले, तो आने वाली एक सूची हालांकि एक नाम को लेके आ चुकी, लेकिन जो हम चौथी सूची जिसे कहेंगे उस सूची में हो सकता है कि जो बाकी के जो सांसद है जो या फिर बाकी के जो केंद्रीय मंत्री है या फिर बाकी के जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके नाम भी इस आने वाली सूची में देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई जो नाम है उसको लेकर लगातार मंथन जारी है। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि कई नामों को लेकर मंथन तो लगातार जारी है और दूसरी सूची में जिस प्रकार हमने देखा कि मंत्री और सांसदों को इस बार मौका दिया गया है, उनके नाम इस सूची में देखे जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, और जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो दिग्गज हैं, खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी घबराई हुई है चुनाव से, जो कि 2018 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, बीजेपी टेंशन में तो है, क्योंकि जब इस तरीके के चुनाव होते हैं और जबकि पिछले चुनाव में हार मिली, हालांकि समीकरण बदले थे और सिंधिया खेमे के आने के बाद फिर से सरकार बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन क्योंकि 2008 में हार का जो अंतर था वो काफी कम था। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां यही है कि वो किस तरीके से इस हार के अंतर को कम करेगी और टारगेट, क्योंकि 4-5 सीटों का नहीं, अब टारगेट जो है उससे आगे बढ़ के 150 का रखा है, ताकि पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाई जा सके। किसी तरीके की दिक्कत गठबंधन को लेके स्थिति ऐसी ना बने। तो ये फोकस सबसे बड़ा बीजेपी का, और यही कारण है कि हर एक सीट पे मंथन किया जा रहा है। जिस तरीके से करीब 7 बड़े चेहरों को दूसरी सूची में उतारने का काम किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, संगठन के बड़े पदाधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय जैसे शामिल हैं, तो उन सीटों पर, हारी हुई सीटों पर जीत हासिल कर सके, एक बड़ा फोकस ये है ताकि उस अंतर को 2018 के अंतर को कम किया जा सके। ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से 2018 में
कम सीट मिली थी, लेकिन उपचुनाव में फिर सीटें बढ़ी थी, तो उस सीट को बढ़ाया जा सके, बिंद में अपनी पोजीशन को बनाए रखे, मालवा निमाड़ में भी बढ़त को बढ़ाए रखे। इसके अलावा महाकौशल में भी स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वहां पर भी काफी नुकसान 2018 में बीजेपी को उठाना पड़ा था, तो ये तमाम समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही हूँ। यही कारण है कि लगातार चुनौतियों को सामना करने के साथ जो केंद्र की रणनीति है उस पर मध्य प्रदेश के नेताओं को काम करना पड़ रहा है। किसी तरीके का दखल नहीं है। गुजरात फॉर्मूले पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाले समय में नैन्सी हो सकता है कि जो चौथी जो सूची है वो आए, तो हो सकता है कि कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि जो मंत्री स्तर के जो नेता हैं अभी फिलहाल सरकार में, उनके टिकट कट जाएं, मौजूदा विधायकों के टिकट कट जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं वो सिर्फ जीत के फॉर्मूले पे बना रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार का किसी भी तरीके का दखल जो है वो केंद्र का जो नेतृत्व है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से लगातार देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी बढ़ता जा रहा है। कितना फायदा केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।